दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कमज़ोर दिल हजरात बिल्कुल मत देखें, क्योंकि आज हम आपको कराची के एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं जहां मुर्दे रात को कब्रों से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, मगर आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो जान लेंगे कि ये वाकई सच है, क्योंकि ये वीडियो फुटेज हमें जिसने भेजी है और जो इस कब्रिस्तान में उसके साथ बीता है, वो शख्स हमें सुनाते हुए भी डर रहा था, मगर उसने बड़ी हिम्मत करके जो हमें सुनाया वो सुनने के लिए दोस्तों आप भी हिम्मत रखिएगा। और इससे पहले कि हम आपको ये सारा मामला तफसील से सुनाएं और दिखाएं, उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, यूं तो हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई खौफनाक वाकया जरूर पेश आया होगा, और कुछ वाकया नाकाबिले यकीन होते हैं और चाहकर भी ज़हनो दिल से मिट नहीं पाते। ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया हमें सरफराज ने सुनाया, जो लाहौर का रिहायशी है। सरफराज घूमने फिरने का शौक रखता है और इसने अपने दोस्त वसीम के साथ कराची की सैर का प्रोग्राम बनाया था। दोनों दोस्तों को ऐसी ऐसी जगह देखने का शौक था जो अपने अंदर तारीख रखते हों। और दोस्तों, आप जो जानते हैं कि कराची से आगे सिंध और बलूचिस्तान के लातादाद जगह अपने अंदर सदियों की तारीख छुपाए हुए हैं। दोनों दोस्त अपना अपना कारोबार कामयाबी से चला रहे थे। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाय रोड सफर करते हुए दोनों कराची पहुंच गए। कराची की आम मशहूर जगहों को तो पहले भी देख चुके थे। इस बार वो कराची के इर्द गिर्द की जगह देखने का इरादा रखते थे, लिहाजा छोटी छोटी जगह देखते देखते वो एक गांव में पहुंचे। वो काफी कदीमी गांव था। एक अजीब सा एहसास उसकी फिजाओं में था। कदीम तर्ज के अभी भी वहां घर थे। कुछ इमारतें खंडर की सूरत इख्तियार करने के बावजूद अपने अंदर सदियों की तारीख सुनाती दिखाई दे रही थीं। उनको इस गांव का माहौल काफी दिलचस्प लगा और उन्होंने वहां रुकने का इरादा कर लिया। गांव का सरबराह, जिसका नाम फजलुद्दीन था, उसने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया और अपनी हवेली में ही मेहमान बनाया। वहां के लोग उसको काफी मेहमान नवाज लगे। जब वो वहां पहुंचे तो सुबह का वक्त था। उन्होंने दोपहर में गांव घूमना शुरू किया। गांव का सरबराह उन्हें खुशी खुशी हर जगह घुमाता रहा। फिर चलते चलते वो एक जगह रुक गया और कहा कि यहाँ से अब वापसी करेंगे। उसके चेहरे पर खौफ के आसार साफ दिख रहे थे। उन्होंने इस खौफ को महसूस किया तो गांव के सरबराह फजलुद्दीन से पूछा कि इसके आगे भी हमें कोई दिलचस्प जगह नजर आ रही है। दरख्तों के झुंड में उन्हें बुलंद दीवारें दिख रही थीं। बीच में छोटा सा नाला बह रहा था, जैसे वो नाला जानकर बनाया गया हो ताकि दूसरी तरफ कोई जा ना सके। फजलुद्दीन अपने चेहरे के खौफ को छुपाते हुए फौरन बोला कि नहीं, उस तरफ दूसरा गांव है और वहां हमारा झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहीं से वापस होना है और अंधेरा फैलने से पहले हवेली पहुंचना है। लिहाजा वो वहां से चले तो गए, लेकिन उन्होंने फजलुद्दीन का लहजा भांप लिया था कि ये उनसे कुछ छुपा रहा है और उन्हें बताना नहीं चाह रहा। शाम से पहले वो उन्हें हवेली ले गया, जहां उनकी काफी खातिरदारी की गई। अंधेरा फैलते ही उन दोनों ने महसूस किया कि जैसे यहाँ के लोग अंधेरे से खौफजदा हैं, या कुछ ऐसी बात जरूर है, क्योंकि अंधेरा फैलते ही हवेली के दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दिया गया और गांव के लोग अपने अपने घरों में घुस गए थे।
जो लोग उनके साथ घूम रहे थे वो भी फौरन घरों को भाग गए, जबकि सरफराज और वसीम दोनों देर से सोने के आदी थे और इसलिए वो तो गांव के माहौल को रात में भी देखना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार फजलुद्दीन से किया तो वो फौरन बोला कि रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हम सब एहतियात करते हैं। उन्होंने पूछा, खतरा? मगर किस बात का खतरा? ये सुनकर पहले तो फजलुद्दीन खामोश हो गया। उन्होंने जब दोबारा जोर दिया कि आखिर वजह क्या है, आपका उस जगह से यूं वापस आना और अब रात में खतरे वाली बात हम कुछ समझ नहीं पा रहे और चाहते हैं कि आप हमें खुलकर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके। उसने खामोशी तोड़ी और एक आह भरते हुए बोला कि जैसा आपको बता चुका हूँ, ये गांव सदियों की तारीख अपने अंदर रखता है। जहां से मैं आपको वापस ले आया था उसके आगे जो ऊंची ऊंची दीवारें दरख्तों के झुंड में घिरी आपको दिखाई दे रही थीं, वो जगह जटली कहलाती है और वो एक कदीमी कब्रिस्तान है जिसे जटली कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कब्रिस्तान खौफनाक दास्तानों से भरा पड़ा है, कदीम और दुनिया के बड़े बड़े कब्रिस्तानों में गिना जा सकता है। इसका रकबा तकरीबन 10 किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ लाखों कब्रें हैं। ये कब्रिस्तान कोई नहीं जानता कितना पुराना है, मगर एक अंदाजा है कि ये 500 साल पुराना है। 1981 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। मुकामी लोगों ने यहाँ ऐसा सब कुछ देखा है कि जिसे सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसा कि मुकामी लोगों ने इस कब्रिस्तान में सुर्ख रंग के लिबास में दुल्हन को देखा है। उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत बुलंद आवाज में रोती है। आधी रात को उसके रोने की आवाजें और बुलंद हो जाती हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहानी सुनाई है कि उन्होंने एक कब्र से एक बच्चे को निकलते देखा है। ये बच्चा कब्र से उठता है और देखते ही देखते बूढ़ा आदमी बनकर नजरों से गायब हो जाता है। ये सब कुछ महज चंद सेकंड में रूनुमा हो जाता है और चांद की चौदहवीं में ऐसा होता है कि मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का विर्द शुरू कर देते हैं। ये मंजर देखने वाला इंसान या तो ज़हनी बीमार हो गया या जिंदा नहीं रहा। इसलिए हमने इस कब्रिस्तान के पास ऊंची ऊंची दीवारें बना दी हैं और वहां आने जाने के लिए मना कर दिया है। रातों को अगर कोई ये आवाजें सुन ले तो ना जाने कैसे कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, जैसे किसी सैर के हिसार में हो। इसलिए हम रातों को ना बाहर निकलते हैं और ना किसी को जाने देते हैं। फजलुद्दीन बहुत संजीदगी से ये सब बता रहा था। जब वो खामोश हुआ तो वसीम की दबी दबी हंसी और फिर एक जोरदार कहका गूंजा। फजलुद्दीन बोला, बाबूजी, आपको ये सब मजाक लग रहा है? वसीम बोला, और क्या फजलुद्दीन भाई, इस जमाने में ऐसी बातें, मैं तो हैरान हूँ कि आप लोग आज भी इन पर यकीन करके बैठे हैं। फजलुद्दीन ने कहा, ये एक शख्स की बात नहीं बाबूजी, पूरा गांव ये जानता है। हत्ता के इर्द गिर्द के गांव भी इस कब्रिस्तान से दहशत ज़दा हैं। सरफराज ने वसीम को आंखें भी निकाली कि ऐसी कोई बात न करे, मगर उसको कौन समझाता। उसने कहा कि हम वहां पर ये सब खुद देखना चाहते हैं। फजलुद्दीन ने कहा कि ऐसा करना सिर्फ हमाकत के सिवा कुछ ना होगा। उसने बहुत समझाया, मगर वसीम ने जैसे ठान ली थी। उसने कहा, अगली रात ही चांद की 14वीं तारीख है और वो कल रात वहां जाएंगे। फजलुद्दीन ने बहुत चाहा कि उसको इस हरकत से मना कर पाए, मगर अगली रात उसने गाड़ी निकाली और सरफराज के साथ उस तरफ चल पड़ा। सरफराज ने कहा भी कि छोड़ो यार, अगर ये सिर्फ एक कहानी भी थी या झूठ था तो हमें क्या, हम क्यों जा रहे हैं। वो बोला कि वो इन सबको वहां रात गुजार कर बताना चाहता है कि देखो, ये सब बनी बनाई झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। बहरहाल वो दोनों नाला पार करके कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गए, जिसे जंजीरों के साथ बड़े से ताले से बंद किया गया था। रात के 8 बजे का वक्त था। दोनों ने सलाखोदार गेट के बाहर ही कैंप लगाया और आग जलाकर बैठ गए। हंसी मजाक करके वहां फैले हौलनाक सन्नाटे को नजरअंदाज करके वक्त गुजारने लगे। 12 बजने वाले थे और जैसे ही दोस्तों 12 का वक्त हुआ, शोर शुरू हुआ। वसीम भागकर गेट के पास आया। सरफराज को भी बोला कि फौरन आए।
सरफराज भी डरता हुआ गेट पर पहुंच गया। अंदर का मंजर किसी भी नॉर्मल शख्स की सांस रोकने को काफी था। कब्रें फट रही थीं और अल्लाह अकबर की सदाओं से पूरे इलाके का सन्नाटा गूंज रहा था। मुर्दे कफन समेत अपनी अपनी कब्र से बाहर निकल आए थे। वो दोनों आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। वसीम ने पहले से ही मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था, मगर वो ज्यादा देर वो दोनों ये सब ना देख पाए और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दिन की रोशनी में सरफराज को होश आया। उसने वसीम को उठाने की कोशिश की, मगर वसीम का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके सर को झटके लग रहे थे। वो अपने होशो हवास में ना था। सरफराज ने हिम्मत की, बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में डालकर फौरन गाड़ी दौड़ा दी। कराची में वो सीधा एक अस्पताल पहुंचा। वसीम का वहां ट्रीटमेंट किया गया, मगर साथियों, वसीम अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका था। दोनों लाहौर वापस तो आ गए, मगर सरफराज भी बहुत अरसे तक बीमार रहा। आधी आधी रात को उठकर चीखने लगता। फिर उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, खुदा से मदद मांगी। वसीम तो ठीक ना हो सका, मगर सरफराज किसी तरह अपने उस खौफ से बाहर निकल आया। दोस्तों, हम नहीं जानते कि सरफराज कितना सच और कितना झूठ सुना रहा था, मगर सुनाते हुए उसकी हालत उसकी सच्चाई की गवाही देती हुई हमें महसूस हो रही थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।